नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज दस्तक में बात मुंबई से बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ हमारे सहयोगी इंडोनेशिया के बाली से भी जुड़े हैं। और दरअसल एक ऐसे दौर में दोबारा अंडरवर्ल्ड के जरिए आतंकवाद की जो निशानी 1993 में मुंबई में घायल करके चली गई, उसके बाद कई सवाल छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए। और ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जिसने इस शहर में अंडरवर्ल्ड के कई रूप देखे हैं। वरदराजन मुदलियार, हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, बड़ा राजन, छोटा राजन, अरुण गावली, ये एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन इन फहरिस्त में पहली बार कई सवाल छोटा राजन की गिरफ्तारी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर जिसके जर्रे जर्रे में अंडरवर्ल्ड से तमाम अपराध जुड़े रहे हैं। इसलिए यह सवाल है, छोटा राजन का इंतजार मुंबई कहीं बेसब्री से कर रहा है। और आप कल्पना कीजिए, 1975 फिल्म दीवार आई थी और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस फिल्म का टिकट ब्लैक में और कोई नहीं, उस वक्त छोटा राजन बेचा करता था। बड़ा राजन का भी कब्जा था ब्लैक में टिकट बेचने का। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है नरीमन पॉइंट का वो हिस्सा जो कि डायमंड चेन बनती है, इन जगहों पर वो खूब घुमा करता था। लेकिन बात शुरू करें और आपको उस स्थिति में ले जाए जहां पर आप इस अंडरवर्ल्ड और मुंबई को जोड़ सके और एक सवाल उठा सके कि इंतजार क्यों हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं बाली यानी इंडोनेशिया के उस शहर में जहां पर इस वक्त जेल में छोटा राजन बंद है। आखिर एक सवाल मेरे ख्याल से हर सुनने वाले के जहन में इस वक्त आ रहा होगा कि छोटा राजन मुंबई में आने से डरता क्यों है। आतिर देखिए पुण्य, छोटा राजन को पता है कि उसके खिलाफ भारत में लगभग 70 मामले बताए जा रहे हैं, जिसमें के 17 काफ़ी संगीन हैं। जेडे का हाल ही में मामला हुआ, जो एक पत्रकार थे उनकी हत्या हुई, उसमें भी छोटा राजन का नाम आया। इसके अलावा महिलाओं के जो खिलाफ अपराध हुए उनमें भी कई इस तरह के मामले हैं। तो साफ जानता है कि जब वो भारत लौटेगा तो कानून का जो शिकंजा है उस पर धीरे धीरे कस जाएगा और उसके पास अपनी पैरवी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। तो एक ये संभावित चिंता है जो उसको सता रही है। पुण्य आतिर, एक सवाल हर जहन में उठता है, क्या मुंबई के भीतर अब भी दाऊद इब्राहिम की पकड़ इस हद तक है कि छोटा राजन को लगता है वो मुंबई पहुंचेगा तो उसका खात्मा हो जाएगा? बिल्कुल इस बात की पुष्टि करती है। हम इस समय इस खबर को बता सकते हैं कि जो छोटा राजन की डिपोर्टेशन होगी पुण्य, वो एक टॉप सीक्रेट रखा जाएगा। इसकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी जाएगी। इसकी ख़ास वजह यह है कि दाऊद इब्राहिम सक्षम है, शक्तिशाली है और वो वार करने की क्षमता रखता है। इसके मद्देनज़र जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, साथ ही में सीबीआई की जो टीम है जो कि इंटरपोल से जुड़ी है और साथ में मुंबई पुलिस भी इस पूरे काम को अंजाम देगी। लेकिन इसको पूरा एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से किया जाएगा और सूत्रों का ये कहना है कि कानों कान किसी को खबर नहीं लग पाएगी कि कब छोटा राजन को भारत ले आया गया है। चलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले हमें लगता है एक स्थिति समझनी होगी। आज हम खुद मुंबई पुलिस के जरिए समझने की कोशिश कर रहे थे कि छोटा राजन का मतलब होता क्या है। क्या वापस मुंबई छोटा राजन के आते ही 80 और 90 के दशक में लौट आएंगे? कुछ दस्तावेज मुंबई पुलिस के क्या कहते हैं? मुंबई पुलिस का कहना है जिस वक्त छोटा राजन था यहाँ पर, उस वक्त कई गैंग काम करते थे। कोबरा, डायमंड, गोल्डन, अलग अलग इलाके, दादर, परेल, लालबाग, भोईवाड़ा, ये ऐसे इलाके थे जहाँ पर अंडरवर्ल्ड का मतलब शायद अपने तौर पर दबंगई और अपने तौर पर एक गुंडागर्दी और शायद सुरक्षा देने का एहसास था। लेकिन दाऊद का मतलब सामने आते ही रियल एस्टेट और उसके बाद उगाही और शायद अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसे का ऐसा नेक्सस जिसके जरिए छोटा राजन बहुत पीछे चला गया और दाऊद इब्राहिम आगे निकल गया। हम आपको एक रिपोर्ट दिखलाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल क्यों ये टकराहट है दाऊद और छोटा राजन की, और छोटा राजन मुंबई आने से घबराता क्यों है। मुंबई की चकाचौंध और रफ्तार का अपना नशा है। माया नगरी नाम इसे यूं ही नहीं मिला, लेकिन 1980 के दशक में माया नगरी पर जिस शख्स ने कब्जा करना शुरू किया उसका नाम था दाऊद इब्राहिम।
इधर 23 सितंबर 1983 को एस्प्लेनेड कोर्ट के सामने बड़ा राजन की हत्या हो जाती है और बड़ा राजन का गिरोह संभालता है छोटा राजन, जो झटके में बड़ा हो जाता है। यानी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के इशारे पर मुंबई नाचने लगी तो छोटा राजन का कद भी बढ़ा। 80 के दशक के आखिर तक दाऊद की मुंबई में तूती बोलने लगी और यही वो वक्त था जब दाऊद का डर और दाऊद की ताकत को पर्दे के पीछे रहकर जो शख्स बढ़ा रहा था उसे भी लोगों ने जानना शुरू किया। वो नाम था छोटा राजन। अंडरवर्ल्ड का हर डॉन मुंबई पर कब्जा करना चाहता है। दाऊद ने कब्जा करके दिखाया और उसकी ताकत बना छोटा राजन। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कुछ दिनों के लिए वो वक्त भी आया जब दाऊद, छोटा राजन और अरुण गवली की तिकड़ी का मतलब ही अंडरवर्ल्ड हो गया। अरुण गवली के भाई के मर्डर के बाद तिकड़ी टूट गई, लेकिन छोटा राजन दाऊद का सबसे करीबी बना रहा। छोटा राजन उस वक्त दाऊद का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया जब उसने अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के भतीजे समाद खान को ठिकाने लगा दिया। मुंबई के आखिरी पठान डॉन को ठिकाने लगाने के बाद मुंबई का किंग दाऊद बन गया। मुंबई का किंग कौन? मुंबई का किंग दाऊद ही था, लेकिन छोटा राजन ने किंग को किंग बनाए रखा था। लेकिन दाऊद और छोटा राजन की दोस्ती के बीच सबसे पहले छोटा शकील और अबू सलीम ने कदम रखा। छोटा राजन गैंग में दरकिनार होने लगा। यही वो दौर था जब छोटा राजन ने बैंकॉक में अपना धंधा शुरू किया। और फिर वो दिन आया जिसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया को बदल कर रख दिया। जी, 12 मार्च 1993 के मुंबई ब्लास्ट ने अंडरवर्ल्ड के भीतर भी एक ऐसी लकीर खींच दी जो धर्म के नाम पर बंट गई थी। गैंग वॉर छिड़ गई। छोटा राजन और दाऊद आमने सामने आ गए। 1994 में राजन ने दाऊद के खास साथी बख्तियार अहमद की हत्या कर दाऊद को और भड़का दिया। 1995 के आखिर तक छोटा राजन ने खुद को हिंदू डॉन के रूप में स्थापित कर दिया। यानी अंडरवर्ल्ड की फिलॉसफी बदल गई। मुंबई का अंडरवर्ल्ड इंटरनेशनल हो गया था। तो उस दौर के छोटा राजन और आज के छोटा राजन के चेहरे में भले बहुत फर्क ना हो, लेकिन उस दौर के कई राज राजन के सीने में दफन है। सवाल यही है कि वो क्या राज हैं जिनका खुलासा दाऊद की चूल्हे भी हिलाएगा, और वो क्या खौफ है जिसकी वजह से छोटा राजन भारत आने से घबरा रहा है। He don't want go back to India. Why? What did he say? I think he's scared. तो इसीलिए माया नगरी मुंबई को इंतजार है छोटा राजन का। आज तक ब्यूरो। तो सवाल सिर्फ यह नहीं कि आखिर छोटा राजन मुंबई आने से घबराता कतराता क्यों है, एक सवाल यह भी है। आखिर एक सवाल कम से कम ये बार बार आ रहा है कि दरअसल छोटा राजन गिरफ्त में आया कैसे? उसकी अपनी बीमारी है, या फिर पीछे दाऊद इब्राहिम है, या फिर केंद्र सरकार की एजेंसीज है? आतिफ, देखिए, इस समय ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आखिर क्या वजह रही जो कि छोटा राजन को इस तरह से अचानक गिरफ्तार कर दिया। उस व्यक्ति को जो कि दशकों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा है और उसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस रहे हैं। एशिया में छोटा राजन अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक बड़ा नाम है जिसने लगातार टक्कर दी है डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम को। तो सोचा जा सकता है कि कितना बड़ा उनका मकड़जाल है जिसके चलते इतने लंबे अरसे तक ऑपरेट किया है। लेकिन अचानक इस तरह से ऑस्ट्रेलिया से कैनबरा से टिप ऑफ मिलती है और इंडोनेशिया में डिटेन कर लिया जाता है बाली एयरपोर्ट पे। तो एक बड़ा सस्पेंस है, तो एक विरोधाभास है, कई तरह के बयान आप आ रहे हैं। इस जिस बात को आप कह रहे हैं, लेकिन एक जानकारी ये बार बार आ रही है कि दरअसल दाऊद इब्राहिम की तरफ से इस बात की प्रतिक्रिया दी गई है जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि दरअसल खुद छोटा राजन बीमार था, इसलिए उसने अपने आप को गिरफ्तार करवाया है। ये एक सवाल है। लेकिन एक दूसरा सवाल, चूंकि मुंबई में खड़े हैं, यहाँ से खड़ा होता है। अंडरवर्ल्ड का मतलब सिर्फ धन उगाही, सुरक्षा देना या रियल इस्टेट का मसला भर नहीं है। दुनिया में अंडरवर्ल्ड का जो पैसा था वो अब आतंकवाद की तरफ मुड़ा है। इसलिए एक सवाल मुंबई पुलिस के सामने है, महाराष्ट्र सरकार के सामने है कि क्या वाकई अगर अंडरवर्ल्ड के तार आतंकवाद से जुड़ते हैं तो फिर छोटा राजन को भी मुंबई आना पड़ेगा। ये सब कुछ कैसे, किस रूप में हुआ, रिपोर्ट दिखलाते हैं आपको।
1993 के ब्लास्ट ने मुंबई की तस्वीर बदल कर रखी, लेकिन इस ब्लास्ट से ही अंडरवर्ल्ड की भी तस्वीर बदल गई। अंडरवर्ल्ड का सिरा आतंकवाद से जुड़ गया और दाऊद इंटरनेशनल क्रिमिनल होने के साथ साथ आतंकवादी होने की राह पर निकल पड़ा। और यही वजह है कि मुंबई की गलियों में दाऊद के साथ अपराध का खेल खेलने वाला छोटा राजन धरा गया तो सबके जहन में सवाल एक ही था कि दाऊद कब आएगा। वो देखिए, वो बताने वाला चीज नहीं ना, वो चर्चा का विषय भी नहीं है। समय के बारे में लेकर के कैसे हम बता सकते हैं। दरअसल 80 के दशक तक मुंबई में कोई भी बड़ा अपराध होता था तो उसका सिरा दाऊद और छोटा राजन से जुड़ता था। लेकिन 93 के विस्फोट के बाद जब भी मुंबई आतंकवाद से घायल हुई तो उसमें भी पहले पहल दाऊद का नाम खींचा ही गया। दाऊद इतना बड़ा नाम बन गया है कि अमेरिका उसका जिक्र करने से नहीं चूका तो भारत ने पाकिस्तान से बातचीत में हर बार दाऊद का नाम लिया। दाऊद से जुड़े सबूत सौंपे गए और दाऊद चुनावी मुद्दा तक बन गया। ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? छोटा राजन के पास दाऊद को लेकर कितनी जानकारी है और इन जानकारियों की अब कितनी अहमियत है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटा राजन दाऊद का करीबी भी रहा और दुश्मन रहा तो इस कदर कि उसे दाऊद के तमाम राज मालूम होते थे। जो मेरे नॉलेज में है ये टाइगर और शकील के अंदर पूरे नंबर है। दाऊद का कारोबार 50 से ज्यादा देशों में फैला है तो छोटा राजन ने भी अपना कारोबार खूब फैलाया। अब छोटा राजन धरा गया है तो मुंबई को इसलिए उसका इंतजार है क्योंकि वो ही शायद दाऊद के कुछ ऐसे राज खोल सकता है जो अब तक कभी नहीं सुने गए। आज तक ब्यूरो। और देखिए ये भी बड़ा अजीबोगरीब संयोग है। आज हम मुंबई में हैं और मुंबई और बाली के तार अगर जुड़ रहे हैं छोटा राजन और दाऊद के मद्देनजर तो मुंबई की पहचान दुनिया में सिनेमा को लेकर भी है। शायद एक ऐसा शहर जो अंडरवर्ल्ड के दौर में कहा जाता था सोता नहीं है, लेकिन ऐसा शहर भी है जो सिर्फ चकाचौंध भी परोसता है और जमीन की तलखी को भी महसूस करता है सिल्वर स्क्रीन पर। और आज पहली बार 10 फिल्म निर्माता निर्देशक निकल कर आए, डायरेक्टर निकल कर आए जिन्होंने कहा हम राष्ट्रीय सम्मान वापस कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा वक्त जिस तरीके से FTII के संस्थान का मसला हो या दादरी में अखलाक की हत्या, इसकी इजाजत नहीं देता कि वो सम्मान अपने पास रखे। सवाल इस देश के भीतर पहली बार ये हो चला है कि क्या वाकई संविधान के तहत जो सम्मान साहित्यकारों को, कलाकारों को, फिल्मकारों को दिया जाता है, ऐसी स्थिति वाकई देश में आ गई है कि अब ये सम्मान लौटाने का वक्त है या फिर सरकार कहीं उस पटरी से उतर चुकी है जिस पर यह भरोसा किया जाए कि वाकई संविधान की शपथ लेने के बाद भी सरकार संविधान के महत्व इस देश के नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। आनंद जी, क्या यही सबसे बड़ा सवाल है? मेरे लिए यही सबसे बड़ा सवाल है, मगर हम एक स्पेसिफिक सवाल को लेके भी यहाँ पे आए हैं, वो FTII का इशू है। मगर देश में जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है लोगों का, यानी जिस तरह से आप बीफ के बारे में है या इतिहास को फिर से लिखने की बात हो रही है, ये लक्ष्य हमें लगता है कि ये पटरी से उतरने के लक्ष्य हैं। नहीं, ये बेचैनी क्यों है? आपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए ये लेटर तैयार किया, हम दर्शकों को दिखा दें। ये लेटर तैयार किया गया है और उसमें जिक्र किया गया है मोहम्मद अखलाक का, जो दादरी दिल्ली से सटा हुआ इलाका जहां पर जो कुछ हुआ। ये बेचैनी अब क्यों, या ये बेचैनी होते होते स्थिति में आ गई कि अब लौटा दिया जाए? नहीं, ये लौटाने के बारे में हम सोच रहे थे जबकि FTII का स्ट्राइक चल रहा था। हमें लग रहा था कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है और मतलब की बातें करना नहीं चाहती है। और ये आज 140 दिन के बाद हम रुके रहे, हम आज तक रुके रहे, मगर आज हमें दिखता है कि ये सरकार बात करने के लिए तैयार ही नहीं है इस इशू पे। दिवाकर, ये सवाल जो उठाया आनंद पटवर्धन जी ने कि संवाद सरकार के साथ बन नहीं रहा है। मुनव्वर राणा के यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन जाता है, उनकी मुलाकात अगले 2-3 दिनों में होने वाली है। क्या सरकार कोई संवाद बनाने की स्थिति में आ जाएगी तो आपको लगता है ये उचित हो जाएगा, या आपको लगता है नहीं, रास्ता शायद आगे निकल चुका है, संवाद से बात नहीं बन पाएगी?
मेरे हिसाब से संवाद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। संवाद बनेगा कैसे? संवाद जब लोग आपस में मिलकर बातचीत करेंगे, जब हर किसी विषय पे खुलेआम चर्चा होगी और वादी और विवादी एक साथ मिलकर बात करेंगे, सांविधानिक तौर से या डिबेट के तौर से, और जब किसी भी मुद्दे के आसपास हम तुमको मार देंगे या जला देंगे या हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, ये सारी चीज़ें जब हट जाएंगी और संवाद होगा तो अपने आप। तो मुश्किल ये नहीं है कि जो बात आनंद पटवर्धन कह रहे हैं या मुख्यधारा में सिनेमा बनाने वाले लोग अपना सम्मान वापस कह रहे हैं। मुश्किल ये है कि इस दौर में अगर हर क्षेत्र से, जो कि चुनाव के मैदान में नहीं है बल्कि अपनी पहचान के साथ जी रहे हैं, अगर ये सवाल खड़ा करते हैं कि संविधान के तहत उनको दिया गया सम्मान वो लौटाते हुए इतना आहत महसूस कर रहे हैं कि संविधान के तहत अगर सरकार आई है तो फिर संविधान के तहत आम नागरिकों को अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहे, उनके हक इस दौर में मारे क्यों जा रहे हैं, ये सवाल है। जरा रिपोर्ट देखिए। मिनिस्ट्री ने हमसे कहा, हमें एक पत्र भेजा कि बेहतरीन वातावरण बनाने के लिए, बातचीत के लिए, बेहतरीन वातावरण बनाने के लिए आप कम से कम भूख हड़ताल वापस लें, और हमने भूख हड़ताल वापस लिया। FTII छात्रों ने 139 दिन से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान करके सरकार को राहत दी ही थी कि शाम होते होते 10 नेशनल अवार्ड विजेता फिल्मकारों ने अवार्ड वापसी का ऐलान कर सरकार की परेशानी फिर बढ़ा दी। ये लोग, हम अपनी जो जनता है, अगर ये ही नहीं सचेत हो रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो मैं ये सम्मान को वापस करता हूँ। कोर्ट पे कब्जा हो गया, कब्जा। यानी जो माया नगरी मुंबई अभी तक साहित्यकारों के विरोध के बीच खामोश दिख रही थी और बॉलीवुड दादरी बीफ कांड से लेकर साहित्यकारों के सम्मान लौटाने तक के मुद्दे पर चुप्पी साधे दिख रहा था, अचानक मुखर हो उठा और उसने जिन मुद्दों के आसरे अवार्ड वापसी का ऐलान किया, उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। कि जो FTII में हो रहा है वो भारत की दूसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है, भारत की दूसरी शिक्षा व्यवस्थाओं में भी ये हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए। तो सवाल कई हैं। क्या नेशनल अवार्ड विजेताओं की पुरस्कार वापसी अब अभियान में तब्दील होगी? क्या सहिष्णुता के मसले पर सरकार की नाकामी अब ज्यादा जोर पकड़ेगी क्योंकि अब रुपहले पर्दे के लोग जुड़ रहे हैं? क्या फिल्मकारों का विरोध सरकार की अहम मसलों से न निपट पाने की नाकामी दिखा रहा है? क्या गजेंद्र चौहान को हटाने का मुद्दा इतना बड़ा था कि छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया गया? क्योंकि सच यही है कि FTII छात्रों का विरोध 139 दिनों तक जारी रहा, लेकिन सरकार कोई हल नहीं निकाल पाई। दोषी कोई हो, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी थी कि फिल्म ट्रेनिंग के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में हड़ताल का हल निकाले, लेकिन मीटिंगें होती रहीं, कोई हल नहीं निकला। यानी FTII छात्रों की हड़ताल का जो मुद्दा सरलता से सुलझाया जाना चाहिए था, वो इस कदर बड़ा बना दिया गया कि छात्रों के समर्थन में फिल्मकार न केवल उतर आए बल्कि उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड को वापस करने जैसा बड़ा कदम तक उठा दिया। तो जवाब अब सरकार को देना है, क्योंकि फिल्मकारों ने गेंद सरकार की तरफ उछाल दी है। दिक्कत यह है कि छात्रों के विरोध के जरिए फिल्मकारों ने जिन मुद्दों को हवा दी है, उन्हें लेकर सरकार अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई है, सिवाय सफाई देने के। आज तक ब्यूरो। तो दस्तक में आज हमने बात दरअसल शुरू की थी अंडरवर्ल्ड से और अंत किया सिल्वर स्क्रीन में के जरिए सम्मान लौटाने के सिलसिले को। तो क्या ये माना जाए, देश में मौजूदा वक्त में 3 सवाल सबसे बड़े हैं। पहला, संविधान के मातहत कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हैं आम लोगों के लिए। संस्थान जो काम कर रहे हैं उसको लेकर सरकार के नज़रिए पर सवालिया निशान अपनी साख बटोरे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और तीसरा सवाल, क्या अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद के तार जो जुड़े हैं, अब इस पर नकेल पाने की स्थिति में क्या वाकई मौजूदा सरकार आ जाएगी? दस्तक में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और